स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फिजिक्स का चैप्टर। वैसे तो क्या है, वैसे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन केवल क्या करा है, फर्स्ट वाला नहीं करा है, फर्स्ट वाले का एक ही चैप्टर कराया ना, और सेकंड वाला वैसे मैंने कंप्लीट करा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इस फिजिक्स को, जो हमारा फर्स्ट फिजिक्स है ना, इस फिजिक्स को दो वीडियो में मैं कवर कर दूं, और शायद मैं कल कवर कर दूंगा इसको। ठीक है, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, आर्टिकल और न्यूमेरिकल भी वहीं पे बता दूंगा, उसे कर देंगे। ठीक है ना। इतनी सारी वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं दो वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट वाले की, और उन दो वीडियो में हमारे जितने इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनके दो चैप्टर ले लूंगा एक में, या दो से ज्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के दो वीडियो में मैं इसको क्लोज कर दूंगा सेकंड वाले को। राइट। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्टेंट, ये चैप्टर इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे पास होना है ना, मैंने तो वीडियो भी डाली है शॉर्ट, कि जैसे पास होना है वो यहाँ से कवर करेगा, तो इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि पास भी करवाना है बच्चों को। तो ये वाला कंप्लीट कराऊंगा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको मीन्स पता है, जैसे बायो का पेपर हुआ था है, तो वहां पे क्या था, वहां पे यही चीज थी, बस मीन्स समझो, पूरा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो पहले पार्ट का मीन्स समझ लेते हैं क्या है। वैद्युत का मीन्स क्या होता है, आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत का मीन्स धारा, वैद्युत क्षेत्र की बात चल रही है। चुंबकीय का मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है। वैद्युत का मीन्स वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत का मीन्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। चुंबकीय का मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और तरंगे तो आप जानते हैं, क्षेत्र, तरंगे तो आप जानते हैं, तरंगे, तरंगे जो होती है। ठीक है ना। तो तरंगों का मीन्स तो तरंगे ही होता है? तरंगे क्या है, जो किरणें होती है, अपनी रेज होती है, उसका क्या है, मॉडिफाई रूप ही तो है। अरे किरणें क्या होती है, ऐसे चलती है, तरंगे क्या होती है, ऐसे चलती है, तो मॉडिफाई तो हुआ ना। तरंगे क्या है, किरणों को मॉडिफाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे किसकी बात करने, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वाली तरंगों की। कौन सी तरंगों की, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वाली तरंगों की। इसका मीन्स ऐसी तरंगे जिनमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ऐसी तरंगों की बात यहाँ पे चलने वाली है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, 5 या 7 नंबर का आता है। सीधी बात है, एक बार आप समझ लोगे इससे हो जाएगा। ठीक है ना। धारा जैसे हार्ड चैप्टर भी इतने के आते हैं, और ये इतना इजी भी इतने का आता है, तो सीधी बात है, मार्क तो बराबर ही दे दिया। ठीक है ना, ये समझ आ गया। तो ऐसी तरंगे, ऐसी किरणें जो क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तरंगे होती क्या, सी बात है, आपके फर्स्ट वाले फिजिक्स में पूरा चैप्टर है क्या, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, आपको पता है। तरंग की प्रकृति भी होती है और किरण की प्रकृति भी होती है। किरण मीन्स रेज की प्रकृति भी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है। अब किरण आपने सीखा था, वहां पे किरण सीखा था ना, किरण आपने सीखा था, रेज किरण जो होती है वो सीधी होती है। अब यहाँ पे तरंग की बात चल रही है। तरंग आपको पता है इस तरह से चलती है। तरंग कैसे चलती है, इस तरह से, ये लेके, इसको बोलते हैं हम तरंग। बात समझ आ रही है ना, तरंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इन तरंगों की बात चल रही है। तरंग समझ आ गया, ये क्या है, ये तरंग का ग्राफ है। अगर हम देखें तो ये क्या है, तरंग ग्राफ, तरंग ग्राफ, तरंग ग्राफ है ना। तो तरंग समझ आ गई, ये होती है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, कहां कहां से, आपको मैंने एक चीज बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि इसको सिर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिर्ग बोलते हैं। मैंने बोला था ऐसे आप याद कर सकते हैं, किसकी तरह लग रहा है, अपने सर की तरह लग रहा है ना, जैसा अपना सर होता है ऊपर, तो ऐसे लग रहा है, सर सिर्ग, मैच हो रहा है, याद भी रहेगा। जो गिरा हुआ है वो गर्त, जो उठा हुआ है वो सर, जो गिरा हुआ है वो, देखो याद है ना, गिरा हुआ, गा से ही गिरा हुआ आ रहा है, गा से ही गर्त आ रहा है, तो आपको याद रहेगा। गा से वैसे गर्त का मीन्स क्या होता है, छोटा सा गड्ढा है, लेकिन आपको वो याद नहीं करना, आपको तो ये याद करना है, उठा हुआ तो सर, गिरा हुआ तो गर्त। देखो सिर है ना, सिर हमेशा ऊपर ही होता है ना सबका, ऐसा थोड़ी किसी का नीचे सर है, पैर ऊपर है। तो सीधी सी बात है, यहां तक समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जो होगा वो सर और सिर होगा, गिरा हुआ होगा वो गर्त होगा। तो इसका मीन्स दो चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं, सिर्ग और गर्त, सिर्ग एंड गर्त, सिर्ग एंड गर्त, सिर्ग और गर्त, सिर्ग एंड गर्त। और आपको ये भी दिख रहा है कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब एक सिर्ग है तो फिर एक गर्त, फिर एक सिर्ग, फिर एक गर्त, क्रम से है, क्रमागत बोलते हैं इसको। एक के बाद एक रिपीट होती है चीज, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रमागत। क्रमागत मीन्स क्रम से लगे हुए, ये क्रम से ही तो लगे हुए ना। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटी आपको पता है, तरंग दैर्घ्य, आयाम,
तरंग है ना, तो तरंग का क्या होगा, तरंग की तरंग दैर्घ्य भी होगी, तरंग का आयाम भी होगा। अब तरंग का आयाम क्या, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देखो मैंने बोला था कि और आवर्तकाल, यहाँ पे तीन चीजें समझने वाले हैं हम, क्या तरंग का क्या, एक तो तरंग का, तरंग की पहले आवर्त तरंग दैर्घ्य देख लो, तरंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग की तरंग दैर्घ्य, बात समझ आ रही है। तरंग की तरंग दैर्घ्य का मीन्स क्या होता है, अरे जो चीज जिसकी होगी उसकी तो बताओगे ना, ये है, मैं बोलूंगा मेरा मार्कर, मेरा है ना ये, तो मैं अपना बताऊंगा सीधी बात, जिसकी होगी, ये तरंग दैर्घ्य है किसकी, इस तरंग की, तो मैंने बोल दिया तरंग की तरंग दैर्घ्य है ये तो, ठीक है ना। और एक देखने वाले हैं हम तरंग का आयाम, क्या देखने वाले हैं, तरंग का आयाम, आयाम, ठीक है। और एक देखने वाले हैं तरंग का आवर्तकाल, तरंग का आवर्तकाल, आवर्तकाल, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, आवर्तकाल। अब देखो क्या होगा, तीनों चीजें डिफाइन करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या क्या होगा, अब हम क्या बोलते हैं कि आवर्तकाल क्या चीज है, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया, आवर्तकाल किस चीज को कहते हैं, टाइम का ही दूसरा नाम आवर्तकाल है, टाइम का ही दूसरा नाम क्या है, आवर्तकाल है, दूरी का ही दूसरा नाम आवर्तकाल है, बात समझ आ रही है। यह है क्या, दूरी तो है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे कोई इंसान है, क्या है, कोई इंसान है, उसने रेस मारनी स्टार्ट कर दी, तो उसे क्या बोल रहे हैं, वैसे तो वो इंसान है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, फिर रेसर बोलते हैं, या हिंदी में धावक बोलते हैं। तो क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाते हैं। तो बात समझ आ रही है, यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य है क्या, वो दूरी है, लेकिन इसको तरंग दैर्घ्य क्यों बोल रहे हैं अभी समझने वाले है। तो ये आवर्तकाल, लेकिन है क्या, ये टाइम है, समय है, लेकिन आवर्तकाल इसे क्यों बोल रहे हैं वो यहाँ पे समझने वाले। तरंग दैर्घ्य देखो, एक सिर्ग से और एक सिर्ग के बीच की जो दूरी होती है, ये क्या है, ये दूरी दिखाई दे रही है ना तुम्हें, सिर्ग से एक सिर्ग की, ध्यान रखना, किरमागत सिर्ग के ऐसा नहीं है कि अगले वाले सिर्ग को देख रहे हो दो छोड़ के, किरमागत, तो किरमागत दो सिर्गों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आप, तरंग दैर्घ्य, तो ये तरंग दैर्घ्य बोलती है क्या, देखो दोनों के बीच की दूरी है ना, लेकिन किन के बीच की दूरी है, सिर्गों के बीच की दूरी है, इसलिए आप दूरी ना बोल के तरंग दैर्घ्य बोल रहे, पॉइंट शायद क्लियर होगा, राइट। दूसरा देखो, जहां से इंसान स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया, तो उसे बोलते हैं हम आवर्त, है, आवर्त का मतलब एक चक्कर पूरा, क्या बोलते हैं उसको, एक चक्कर पूरा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहां से इंसान को स्टार्ट हुआ और लौट कर यहीं पर आ गया, तो हम बोलेंगे उसका एक आवर्त पूरा हो गया, क्या हो गया, एक आवर्त मीन्स एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा होने में लगा समय जो होता है वही क्या होता है, आवर्तकाल होता है। देखो है क्या, ये है तो समय ही ना, इंसान यहां से स्टार्ट हुआ लौट के यहां तक आ गया, तो लगा तो समय होगा। भाई आप क्या हुए, आपने 1 किलोमीटर का राउंड लगाया, तो लगा तो उसमें टाइम ही होगा, लेकिन राउंड पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम नहीं बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं आप, आवर्तकाल। शायद दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया ना। अब ऐसे चक्कर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई क्या मालूम चक्कर ऐसे लगा रहे हो, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस आ गया, तो ऐसे भी तो चक्कर ही लगा रहे हैं ना। मिड पॉइंट से क्या होगा, मिड पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, वो पहले देखो ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, फिर देखो अपनी जगह आ गया, तो ये भी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो वाइब्रेट नहीं करते फोन, पता है ना, वाइब्रेट ऐसे करके हिलते हैं ना, कंपन करना, वाइब्रेट करना, ऐसे करके जो हिलते हैं, वहां पे कंपेयर कैसे करते हैं आवर्तकाल की, ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है फोन अपना, एक बार ये ऊपर हिला, फिर नीचे आया, यहां तक आया वापस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, अब इसने एक आवर्तकाल पूरा कर लिया। तो बात समझ में आया, आवर्तकाल मतलब चक्कर पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम के भी किया जा सकता है, और इस तरह से भी वाइब्रेट करके भी किया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात क्लियर है ना। यहाँ पे ये कैसे कर रही है, यहाँ पे तो ये सर्कुलर कर रही है इस तरह से घूम के। अब देखो आप सोचेंगे ये तो वापस आ ही नहीं रही घूम के, है, तो आपको पता है जिस जगह पे होगी आ तो वहीं पर रही है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, क्या अपनी जगह नहीं आ गई, अरे अपनी जगह आ गई, चलिए यहां से देखो लौट के यहीं पे आ गई। तो इसमें क्या होगा, इसका चक्कर देखो ऐसे निकाल लेते, चक्कर ऐसे भी पूरा कर सकती है, चक्कर ऐसे पूरा कर सकती है, चक्कर ऐसे भी पूरा कर सकती है। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो एक चक्कर में लगा जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं आप, आवर्तकाल, उसको टी बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा होती है, आवर्तकाल क्या होता है, टी होता है,
आयाम, हाँ सॉरी, क्या है, आवर्तकाल ये है अपना, कोई नहीं, यहां पे हो गया। तो दोनों चीज समझ ली। अब आयाम देखो, आयाम का मीन्स होता है जो मेन लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। जैसे मान लो कोई चीज इस मार्कर के इर्द गिर्द घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है इस तरह से, ठीक है ना। तो जो भी उसका क्या होगा, विस्थापन होगा, विचलन होगा, तो कहां से देखेंगे, मेन पॉइंट से, जिसके चारों तरफ घूम रही है, कितना इधर हटी या कितना इधर हटी, उससे देखेंगे मेन पॉइंट से। अब देखो क्या है, ये चल किसके रही है, इस अक्ष के अकॉर्डिंग चल रही है। और कौन सी अक्ष है आपको पता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। चल किसके अकॉर्डिंग रही है, जैसे ये गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे सर्कुलर में, तो किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही तो घूम रहा है ना, पॉइंट के अकॉर्डिंग घूम रहा है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे करके इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग चल रही है, एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो एक्सिस से एक साइड में जितना वो मैक्सिमम जा रही है उसे आयाम कहते हैं। देखो समझो यहाँ पे, ये भी क्या है, दूरी तो है। अब देखो मैक्सिमम कितना जा रही है ये, अरे यहां से लेके देखो मैक्सिमम यही तो जा रही है, अरे यही तो जा रही है सबसे ज्यादा, यहाँ पे पहुंच रही है देखो सबसे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा हटी जो कहां पे हटी है, ये यहाँ पे हटी है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कम हटी है, यहाँ पे कम हटी है, और सबसे कम यहाँ पे हटी है। तो हटी जो है इससे एक्सिस से जो चली है वो मैक्सिमम कितना चली है, देखो यहाँ पे जा रही है सबसे दूर। सबसे दूर अगर देखें आप, जैसे कोई चीज ऐसे चल रही है तो सबसे दूर यहाँ पे पहुंच गई वो, फिर वापस आ गई, तो सबसे दूर आप यही तो चेक करोगे, देखो यहाँ पे सबसे दूर हुई है, फिर वहीं पे आ रही है, तो सबसे दूर कहाँ पे है ये, यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये चल रही है उससे मैक्सिमम दूरी जो होती है उसे क्या बोलते हो आप, आयाम बोलते हो। अब देखो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग चलिए, मैक्सिमम दूरी यही तो है ना, तो इसको क्या बोलोगे, आयाम। अब आप माइंड से सोचो, देखो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है तो दूरी दोनों, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग नाम दोनों का चेंज कर दिया। इसको हमने क्या बोला, आवर्तकाल, इसको क्या बोल रहे हैं, आयाम। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको शायद समझ आ गए होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट समझ आ गए होंगे, राइट। अब आप बोलेंगे क्या इसे आयाम नहीं कहेंगे, हाँ इसे भी आयाम कहेंगे, क्योंकि हट तो ये भी इतनी मैक्सिमम ही रही है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये वाली दूरी आयाम होगी, है नहीं होगी, ये मैक्सिमम थोड़ी है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम में सबसे ज्यादा दूरी तो यही है ना, ये तो देखो इससे कम है, तो ये नहीं होगी, सबसे मैक्सिमम दूरी को ही क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। शायद आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि अब अगर मैं बोले लोगों आयाम ऐसे होता है इस तरंग का, अगर पता नहीं होता तो आप क्या समझते, मैं बोलता आवर्तकाल ये हो गया उसका, आपको तो पता ही नहीं आवर्तकाल क्या होता है। हाँ हाँ कहते रहते, मैं मानता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, टीचर होते पढ़ाते तो कहनी तो पड़ती है, हाँ, लेकिन क्या होता है समझ में कुछ नहीं आता। तो ये हो गया, तीनों पॉइंट समझ आ गए, क्या, तरंग दैर्ध्य, आयाम और आवर्तकाल। एक होता है आवृत्ति, एक होता है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति का मीन्स होता है एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, या आवर्तकाल के विक्रम को, उल्टे को ही आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लिया कि इसने एक सेकंड में ये आई, यहाँ पे एक चक्कर पूरा हो गया, फिर एक चक्कर यहाँ पे दूसरा चक्कर पूरा हो गया, फिर एक और लगा दिया इसने, तीसरा चक्कर पूरा हो गया, पता चला कि एक सेकंड में इसने 3 चक्कर लगा दिए, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 3 हो गई। एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी वही क्या होती है उसकी आवृत्ति। मैंने माना एक सेकंड में इंसान 10 बार हंसा, तो उसकी हंसने की आवृत्ति किसी की भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चलने की आवृत्ति देख रहे हैं। एक इंसान एक सेकंड में 10 बार हंसा, तो उसके हंसने की आवृत्ति क्या हुई, 10 हो गई, सी बात है। तो एक होती है आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति। अब इसे तो कर दू ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे अब लिख देता हूं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को हम किससे कहते हैं, एन से दिखाते हैं, किससे, एन से दिखाते हैं। और आपको पता है इसको एक चीज से और दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं ना। और ये क्या होती है, ये जस्ट उल्टी होती है किसकी, आवर्तकाल की। ये सब पॉइंट समझ आ गए ना। अब इसका तरंग का समझो, ये कौन सी वाली तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपको पता है, अब अपने पॉइंट पे आ जाओ, ये नॉर्मल पॉइंट समझ आ गए, अब अपने क्या आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। अब क्या होगा, हाँ ये तो पता होना चाहिए। अब देखो क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है भाई, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं, ये तो आपने, ये तो सी बात है, दिख रहे हैं, हाँ ये है भी। अब ये कहाँ पे गए, तो देखो अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मेन वाले पे। जब कोई किरण देखो चल किस दिशा में रही है, एक्सिस बना लो आप, एक्सिस तो आप जानते हो ना, कितनी एक्सिस होती है अपने पास, 3 एक्सिस होती है, लेकिन 3 को कन्वर्ट करके कितनी बना लेते हैं अपने, 6 बना लेते हैं। अरे 3 नहीं होती, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसी तो होती है ना अपने पास, एक्स एक्सिस। उसको दिखाते कैसे हैं, देखो मैं पहले वही दिखाता हूँ, फिर 6 बना देंगे बाद में। देखो यहाँ पे होगी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस होती है, ऐसा बना देते हैं उसको जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होती है,
लेकिन रियल में जेड एक्सिस ऐसी नहीं होती, जेड एक्सिस ऐसा खड़ी होती है, देखो ऐसे करके, समझ आ गई ना? देखो देखो ये इधर साइड, ये इधर साइड, और ये बिल्कुल जस्ट ऐसे करके। लेकिन हम क्या है बोर्ड पे ऐसा बना सकते हैं कि खड़ी लाइन ऐसे बना देंगे, लेकिन ये ऐसे बनानी पड़ती है ऐसे। समझ में तो आ गई? क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस इधर साइड बना दी हमने, तो वाई एक्सिस इधर, तो जेड एक्सिस ऐसे खड़ी होगी। समझ आ गई ना? तो तीन एक्सिस क्या होती है। अब ये देखो किस साइड चल रही है, इसका बेग, अरे गति होती तो जानते हो, सबको बताने की जरूरत थोड़ी है। बेग क्या होता है, वो चल कितनी स्पीड से वो बेग होता है, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये चल किस साइड में रही है, अरे साइड ही तो चल रही है, देखो इधर जा रही है ये, तो इसका बेग क्या है, इसका बेग क्या है, सीधी सी बात है, ये होती है वैद्युत प्रकाश किरणें होती है। ये कौन सी किरणें होती है, जैसे हमारे प्रकाश में जितनी भी किरणें आ रही है वो क्या है, सब वैद्युत चुंबकीय तरंगे। चाहे वहां से क्या कौन सी आ रही है आपको पता नहीं, पराबैंगनी किरण आ रही है, क्या है वो, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान रखना प्रकाश में जितनी भी किरण आ रही है वो सब क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब उनकी चाल किसकी चाल के बराबर होगी, बताओ, उनकी चाल वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसके चाल के बराबर होगी। अरे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या, प्रकाश ही तो है, तो प्रकाश की चाल के बराबर। तो मैंने बताया नहीं था प्रकाश किससे बना है, अरे तरंगों के मिश्रण को ही तो प्रकाश कहते हैं। क्या होता है, तरंगों का जो रेज का, हमारा रेज का जो मिक्सर होता है उसे तो क्या बोलते हैं हम, प्रकाश बोलते हैं, सीधी बात है। क्लियर है ना? तो उसकी चाल किसकी चाल होगी, अरे तरंगों की चाल तो होगी, प्रकाश की चाल तरंगों की चाल वही तो है, क्योंकि आपको पता है तरंगों से बना है प्रकाश, ना कि प्रकाश से तरंगे बनी है। तो जो तरंगों की चाल होगी वही तो प्रकाश की चाल होगी। नहीं समझ आया, प्रकाश किससे बना, तरंगों से, तो जो तरंगों की चाल है वही तो प्रकाश की चाल होगी। तो रियल में तरंगों की चाल होती है ये सी, लेकिन उसे प्रकाश की चाल मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो उससे बना हुआ है। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपको समझ में आ गया, कौन सी, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें हैं, जितनी भी किरणें अपनी गामा किरणें, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये ध्यान रखना, सीधी बात है, प्रकाश के अंदर जितनी भी किरणें पाई जाती है क्या होती है, प्रकाश के अंदर जितनी भी किरणें पाई जाती है वो सब क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो ये इसकी चाल क्या होगी आपको पता चल गया ना, सी। और आपको पता है सी कब होती है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, माध्यम में तो आपको पता बी होती है। अरे पढ़ा नहीं था आपने, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, किसमें, किरण प्रकाश की में, पढ़ा नहीं था। ये क्या होती है, निर्वात, और वायु में चाल होती है ये, आपको पता है अगर किसी माध्यम में निकालोगे तो ऐसे नहीं निकालते, याद है, सी अपॉन एन, इससे निकालते हैं ना, ये होती है वी होती है माध्यम में, उसी होती है। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, चल के डायरेक्शन में रहिए, देखो एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और तरंगी चाल तीनों एक दूसरे के लंबत होते हैं। लंबत तो आप जानते हो, लंबत का मीन्स होता है तीनों में एक दूसरे के साथ 90 कोण बनाती है, पढ़ा नहीं था आपने समांतर का, समांतर में क्या होता है, अगर कोई चीज समांतर है तो उनके बीच कोण 0 होता है, लंबत होती है तो उनके बीच 90 होता है। तो आपको पता नहीं एक ऐसे किरण है और एक ऐसा और एक ऐसे है, तो देखो कैसे भी निकाल लो, एक ये खड़ी है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, निकाल लो, देखो इस पे भी क्या बैठ रहा है 90, इस पे भी क्या बैठेगा 90, ऐसे निकाल लो 90, किधर से भी निकाल लो आप 90 बैठेगा। तो इनमें तीनों में क्या होता है 90 एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है 90। तो यहाँ पे जो होता है ये सी यहाँ पे होता है, ठीक है, बी होता है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ई कहाँ पे मान लेते हैं हम, ई वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे बी जेड एक्सिस पे। इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, ये तो आपको पता है ना, इस तरंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से लंबत है। बात समझ आ रही है, लंबत का मीन्स अगर प्रकाश की किरण की चाल जो है, ये तरंग की चाल, क्योंकि तुम्हें पता प्रकाश दोनों को दिखाता है ना, तो अगर प्रकाश के तरंग की चाल या वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है अगर एक्स एक्सिस पे है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वाई पे, और चुंबक क्षेत्र की दिशा जेड पे, क्योंकि ये हमेशा तीनों 90 एंगल बनाएंगे एक दूसरे से, होंगे तो तीनों, होंगे तो तीनों, लेकिन क्या होंगे एक दूसरे से क्या कितना एंगल बनाएंगे 90। बात क्लियर है, ये भी इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, कितना कितना बनाते हैं, देखो जब ये 90 बनाते हैं आपस में, तो ये भी क्या बनाएंगे आपस में 90। शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई, तरंग क्या होती है, ये क्या होती है, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, अरे क्लियर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, तो ये शायद आपको पॉइंट, ये सिंपल सिंपल पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो अब क्या करो, आप पहले से नोट कर लो। अब देखो
यहाँ तक समझ आ गया? तो ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है नहीं, ये सी बात है, छोट बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बस एक इक्वेशन और देखना है इसका, इक्वेशन क्या होता है, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा मैं बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे, और एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो कर लेना, बाकी सब खुद ही हो जाएंगे जो इनकी क्वालिटी वाला है। अब यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मीन्स इसका एक इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पे मीन समझ लो, यहाँ पे देखो ए तो आपको पता है, ए तो मैक्सिमम विस्थापन है। अब बाई क्या है, ए को छोड़कर जैसे मान लो यहाँ पे है इसका, तो इस विस्थापन को क्या कहोगे आप बाई। जैसे मान लो कि एक कोई भी है यहां से चला और यहां पे आया, यहां तक आ गया, तो इसमें तो चक्कर के टाइम को आप क्या कहोगे आवर्तकाल, लेकिन बाकी सबको क्या कहोगे अगर यहां तक गया तो समय। अरे समझने की कोशिश करो कि अगर जैसे इसको क्या बोलोगे, अगर एक चक्कर पूरा कर दिया तो इस समय को तो क्या बोलोगे आप आवर्तकाल, बाकी अगर ये यहीं तक गया तो समय, तो समय कहीं तक भी गया। ऐसे यहां पे समझो, अगर इसका विस्थापन मैक्सिमम है उसको तो बोलोगे आप क्या क्या आयाम, लेकिन बाकी अगर ये यहां पे पहुंची इसकी दूरी को भी क्या बोलोगे आप विस्थापन। जैसे यहाँ पे है ये, तो इसकी दूरी आप निकालोगे इस एक्सिस से, इसे भी क्या बोलोगे विस्थापन। अगर यहां से इस पॉइंट की दूरी इससे निकालोगे, इसे भी क्या बोलोगे विस्थापन। बात समझ में आ रही है? तो बाकी इसे सबको क्या बोलते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट की तरंग के किसी पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, किसी पॉइंट की दूरी निकाल लो एक्सिस से, तरंग के किसी पॉइंट की दूरी निकाल लो, उसे क्या बोलते हैं इसका विस्थापन, लेकिन मैक्सिमम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो ओमेगा होती है हमारी, एक तो होती है हमारी क्या आवृत्ति, इसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति, क्या बोलते हैं इसको कोणीय आवृत्ति, और ये होती है तरंग संख्या, क्या होती है ये तरंग संख्या। हमें मीन्स लिख देता हूं क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है मैं करा दूंगा। तो बाई क्या होता है, बाई होता है तरंग का विस्थापन, क्या होता है विस्थापन, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिसको केवल ओनली पास होने लायक करना है तो उसको इसकी मेन क्वेश्चन कर ले, अगर न्यूमेरिकल ना भी करे कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया, ये आपको पता है तरंग का आयाम, मैं कॉपी कर रहा हूं उसको, मैं बार बार लिखूंगा इसको फिर, ठीक है ना। ये क्या होगा ओमेगा, ओमेगा हमारी होगी कोणीय, क्या कोणीय आवृत्ति, क्या हो गई। अरे आपको समझ आ रही है, एक तो आपकी सिंपल आवृत्ति है, ओमेगा क्या होती है कोणीय आवृत्ति, और टी क्या होता है आपको पता है, टी क्या होता है, टी आपको पता है समय, सीधी सी बात है समय है ना, अरे टी तो समय है ना। और यहाँ पे के क्या है, के क्या है, के क्या है, के है आपका तरंग संख्या, अभी तो बताया था मैंने तरंग संख्या, ठीक है ना। ये हो गया, ये सब पॉइंट समझ आ गए। साइन तो आपको पता है साइन नहीं होता है, ठीक है। और एक्स, एक्स भी क्या होता है, एक्स भी विस्थापन ही होता है, ठीक है ना। इस वाले एक्स की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और मैं आपको बताऊंगा ये भी विस्थापन होता है, ये भी विस्थापन होता है, कंफ्यूज और हो जाओगे आप, तो इसको रहने दो आप, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या होता है आपको इतने पॉइंट याद करने, ये क्या होता है विस्थापन होता है, ये आयाम होता है, ये कोणीय आवृत्ति होती है, ये समय होता है, और ये तरंग संख्या होती है। अब आप समझ लेना इसका मीन्स क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा होगा ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालेंगे इसका आप, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। आपको पता है एक होता है रेखीय चाल, एक होता है कोणीय चाल, तो यहाँ पे किसकी बात चलेगी कोणीय चाल की। कोणीय चाल क्या होती है आपको पता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा होती है। और क्या होती है यहाँ पे क्या होती है ओमेगा होती है, और यहाँ पे होती है दूरी कितनी देते हैं हम, सर्कुलर मोशन में इस तरह चल रही है ना, तो जैसे यहाँ पे ये चला और यहाँ से लौट के आया, तो इसकी दूरी कितनी होती है 2πr, तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाती है, कोई नहीं इसका कोई वो नहीं है 2πr, ठीक है ना। और समय कितना लगता है इसमें आवर्तकाल t, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हैं इसको आप कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं, और जब फॉर्मूले में यूज होगा तो मैं और बता दूंगा। सिंपल आपको पता है ना ये ऐसा होता है, क्योंकि इससे ये इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से सवाल नहीं आता, इसका एक इक्वेशन के टाइप से सवाल आता है, इससे टाइप से नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए, सीधी बात है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक संबंध और सीखना है आपको, जो यहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन जनरली पूछता है वो,
अगर ये तो किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये विस्थापन का है। इसी तरह से किसका होता है, इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का होता है और इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र का भी होता है। बात समझ आ गई, उनके भी सिंपल फॉर्मूले तो समझ लिया ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला देखें तो उसका होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ना। देखो सेकंड चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कौन सा होगा, ई इज इक्वल, अगर वैद्युत क्षेत्र का देखें, पहले ई का देखें फिर चुंबकीय क्षेत्र का, ई बराबर होगा ई नॉट साइन, बिल्कुल बाकी सेम रहेगा, साइन साइन होगा ओमेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से बी का भी क्या रहेगा, चुंबक क्षेत्र का भी सेम रहेगा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ बस कुछ नहीं, ये चेंज होना है। जैसे ये क्या है, ये मैक्सिमम विस्थापन है, क्योंकि ये अगर माइंड से देखो तो ये दूरी का समीकरण है। ये समीकरण कैसा बता रहा है, दूरी को तो बता रहा है। देखो आपको पता है जिस चीज से जो चीज डिफाइन होगी उसको ही तो बताएगा। कूलाम का नियम किसको बताता है, बल को बताता है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये किसको बता रहा है, दूरी को बता रहा है ना, दूरी और विस्थापन। तो ये किसको बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र को। ये किसको बता रहा है, और यहाँ पे आयाम क्या है, अधिकतम दूरी। इसी तरह से यहाँ पे चुंबक वैद्युत क्षेत्र क्या है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। देखो यहाँ पे समझो, ये भी क्या है, विस्थापन है, और ये भी क्या है, विस्थापन है, ठीक है ना। लेकिन ये इनमें दोनों में अंतर क्या है, ये अधिकतम विस्थापन है, ये नॉर्मल विस्थापन है। यहाँ पे भी यही समझो, ये जो है वैद्युत क्षेत्र, ये भी है, ये भी है, ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, मैक्सिमम, और ये नॉर्मल वाला है। इसी तरह से हाँ, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी ऐसी है, ये अधिकतम, ये समझ आ गया। अब एक फॉर्मूला और समझना आपको, बस क्या करना है आपको, देखो एक फॉर्मूला होता है इन तीनों में संबंध, बीईसी में। कौन से में, बीईसी में। बीईसी में संबंध होता है, अगर हम देखें तो C इज इक्वल टू होता है E अपॉन V। क्या होता है, E अपॉन V, और एक संबंध होता है C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन V नॉट। बस इतने फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है इससे, यहां समझ आ गया। अगर यहाँ पे E को क्या ले रहे हो आप, नॉर्मल वाला E ले रहे हो, तो B भी क्या लेना है आपको, मैक्सिमम ले रहे हो तो मैक्सिमम, लेकिन ये आपका सेम रहेगा। तो ये थे नॉर्मल इसके फॉर्मूले, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं भी कराने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल इंट्रो समझ आ गया, इतना तो पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम ज्यादा जो डार्क पढ़ नहीं रहे, पेपर का टाइम है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। ये भी बोल सकता है, और वो ये भी बोल सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछेगा, कहने का मकसद ये है कि क्या है वो उनका, उनके बारे में। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या होगा, पहले से समझ लो एकदम, क्या होगा, इसमें धारा बदल रही है, धारा बह रही है। धारा क्या होता है आपको पता है, धारा क्या होता है, अरे गति करता हुआ आवेश को ही तो धारा कहते हो। धारा बह रही है मतलब यहाँ पे आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है ना, क्योंकि गतिशील आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारा। मैंने बहुत बार बताया, जब आवेश रुका हुआ है तो क्या है, जब आवेश रुका हुआ है तो उसे आवेश बोलोगे, लेकिन जब आवेश गति करना स्टार्ट कर देगा उसे धारा बोलोगे। तो मैक्सवेल ने यही बोला कि अगर आप क्या करो, किसी परिपथ में, किसी चालक में धारा बह रही है, और धारा के मान में आप एकदम बहुत तीव्र आवृत्ति से क्या करो, उच्च आवृत्ति से परिवर्तन करो। उच्च आवृत्ति का मीन्स बहुत जल्दी जल्दी धारा को चेंज करो, तो क्या होगा, उसने बोला इससे, इसके जो हमारा चालक है, इससे क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऊर्जा उत्सर्जित होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत स्लो बदल रहे हो, कि अब 5 एम्पियर धारा ही है, इसमें 5 एम्पियर धारा बह रही है, 1 घंटे बाद तुमने 6 एम्पियर कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत तीव्र आवृत्ति से बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसी के कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर धारा बदल रही है तो इसका मतलब क्या बदल रहा है, आवेश। तो आवेश क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आवेश कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, आवेश घटेगा तो धारा भी घटेगी। इसका मतलब आवेश क्या हो रहा है, आवेश की गति क्या है, बदल रही है। और अगर किसी की गति बदल रही है, चाहे आप भी है, तो आप पे क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, क्या लग रहा है। और अगर आप सेम गति में चल रहे हैं, अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, जैसे बाइक होती है ना अपनी, अगर सेम चल रही है तो उस पर कोई भी त्वरण नहीं होता। जैसे क्या करते हैं, आप बाइक चला रहे हैं और क्लिच उसका दबा लेते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, तो उस टाइम उस पर कोई भी त्वरण
नहीं लगता। तो आपको पता है अगर किसी का वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस पर क्या लगा हुआ है, त्वरण लगा हुआ है, उसकी गति चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो धारा चेंज होने का मतलब, बदलने का मतलब, यहाँ पे आवेश की गति क्या हो रही है, अरे आवेश तेज चलेगा तो धारा ज्यादा बहेगी, आवेश स्लो चलेगा तो धारा कम बहेगी। इसका मतलब आवेश की गति चेंज हो रही है, इसका मतलब आवेश से क्या लगा हुआ है, त्वरण लगा हुआ है। तो हमसे हमें एक पॉइंट और भी मिलता है यहाँ पे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न होती है वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। ये पॉइंट समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो पॉइंट बताया था इसीलिए बताया था, वरना धारा से बात खत्म हो जाती। बात समझ में आ गई। कभी कभी ऑप्शन में पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, इस टाइप से पूछ लेता है। तो ध्यान रखना त्वरित आवेश से, क्योंकि आवेश त्वरित है, इसका मतलब आवेश की गति चेंज हो रही है। और आपको पता है आवेश की गति चेंज होगी तो धारा चेंज होगी, और धारा चेंज होगी और वो भी कैसे, बहुत फास्ट। तो क्या होगा, चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। और अगर मैं क्या कर दूं, आवेश को एक सार को बहना स्टार्ट कर दूं तो धारा भी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और जब धारा स्थिर होती है, जैसे अगर चाहे इसमें 33,000 एम्पियर बह रही है, कितने भी लाख एम्पियर बह रही है, लेकिन अगर सेम बह रही है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। मैक्सवेल ने यही बताया था। क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया था कि किसी 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 चालक में किसी चालक में चालक में चालक में क्या किया जाए, चालक में धारा का मान, धारा का मान क्या हो, धारा का मान उच्च आवृत्ति से, उच्च मतलब बहुत जल्दी जल्दी, उच्च आवृत्ति से बदलता है तो क्या होता है, उससे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा 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 क्या होती है, तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, सर्जित होती है, क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और आप यहाँ पे उत्सर्जित होती है, जैसे ऐसे लिखा होता है चारों ओर उत्सर्जित होती है, तो मतलब तो एक ही है, यहाँ पे ये है तो इससे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो यहाँ पे क्या होती है, चारों ओर उत्सर्जित होती है। तो आप चारों ओर लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, उत्सर्जित होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको, इन तरंगों को क्या बोलते हैं हम, इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। मैक्सवेल ने यही नियम दिया था, नोट करो इसे। अब देखो दूसरी थ्योरी इसकी, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2-3 थ्योरी है इसमें, थ्योरी दो चार कराऊंगा मैं, और इंपोर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पे देखो क्या होगा, विस्थापन धारा, क्या होगा पहले, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होता है, देखो विस्थापन धारा क्या है, यहाँ पे आपको पता है एक चीज, आपने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था ना, है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा वैसे तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन मैं उसको रिपीट कराऊंगा एक बार। तो उसमें क्या था, बायो-सावर्ट में था कि अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर धारा बहती है तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में आपने क्या पढ़ा था कि अगर इस परिपथ में, इसमें क्या, अगर परिपथ के अंदर क्या उत्पन्न किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा। उल्टा हो रहा है ना, अगर धारा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है उससे, और अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। ये था ना, ये आपने पढ़ा था कहां, बायो-सावर्ट में, और ये पढ़ा था आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा वाले चैप्टर में, ठीक है। मैक्सवेल ने ही यही बोला है, मैक्सवेल ने भी यही बोला है कि यदि किसी परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाए तो उससे क्या हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो उत्पन्न हो रही है, देखो यहाँ पे परिपथ है हमारा, परिपथ से गुजरने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या उत्पन्न हो गई, देखो एक धारा उत्पन्न हो गई, इसी को विस्थापन धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है, जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे हम, यदि किसी परिपथ में क्या किया जाए, क्या कर रहे हैं हम, यदि किसी परिपथ में समय के साथ का मतलब
मान लिया कि 3:02 में कुछ और है, इसमें चुंबक क्षेत्र का मान 3:02 और 2 सेकंड में कुछ और हो गया। इसका मीन समय के साथ जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी चेंज होगा। तो हम लिखते हैं कि यदि किसी परिपथ में किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान क्या किया जाता है, मान परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है, जाता है, तब क्या होता है, तब एक क्या हो जाती है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ये आप पढ़ चुके हैं वैद्युत प्रेरणा में, देखो उसी को तो लिखा है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है, हो जाती है, जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे विस्थापन धारा, क्या बोलते हैं हम, विस्थापन धारा क्या बोलते हैं, आईडी कहते हैं, ठीक है, आईडी कहते हैं। और सिंपल वाली धारा को क्या कहते हैं आपको पता ही है, आई बोलते हैं उसको, तो इसे आईडी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई एंड डी टी, ठीक है ना। आपको पता है डी फाई ई क्या है, ये हमारा वैद्युत फ्लास्क, अरे तुम्हें पता नहीं है, फाई किसे दिखाता है फ्लास्क को, ई किसको दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वैद्युत फ्लास्क। एप्सिलॉन नॉट भी आपको पता है, तो ये हो गया हमारा, ये आपके पास क्या कर लिया हमने, विस्थापन धारा की डेफिनेशन कर ली और इसका सूत्र कर लिया। अब क्या आता है हमारा, अब आता है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम का सूत्र, ठीक है, इसे एक सेकंड लगेगा, नोट कर लो पहले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दो कर लेना, वहां पे एक हेडिंग थी वो मैंने बचा दी क्योंकि इसे ही करना है, वो तो हेडिंग होता मतलब नहीं, वो तो होगी, एक ही बचा है, क्या हमें करना है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। आपको पता है जैसे मान लो किसी भी सर्किट में परिपथ में मींस धारा बह रही है, और आपने क्या किया, उसमें क्या किया आपने, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसमें चेंज भी कर रहे हैं, तो एक तो धारा ऑलरेडी इसमें बह रही है और एक किसकी वजह से बह जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज की वजह से, तो कितनी धारा हो जाएंगी इसमें, दो धारा हो जाएंगी। इसी का रूल किसने दिया है, ये रूल समझ आ गया ना। क्या बोला है कि अगर किसी परिपथ में एक धारा बह रही है और एक आपको बताया, आप तो दोनों चीजें क्लियर है ना, एक तो ऑलरेडी बह रही है और ऊपर से क्या कर रहे हो आप, चारों तरफ चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो, तो एक चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से बह जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, दो। इसी कुछ ऐसा ही कुछ रूल इसने दिया है, समझ आ गया ना, फिर लिखना तो इजी होता है। हम लिखेंगे कि बोलेंगे हम किसी बंद परिपथ के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध का मीन समझ रहे हो, परिबद्ध का मीन होता है घिरा हुआ, परिबद्ध का मीन घिरा हुआ, तो क्या होगा, परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का मी नॉट गुना होता है, ठीक है, समझ आ गया ना। उसने क्या बोला है कि भाई, उसने बोला देखो यहाँ पे जो बी है हमारा रैखिक समाकलन का मीन समझ रहे हो, रैखिक समाकलन किसका करते हैं, जो चेंज होता है, क्या होता है, जो चेंज होता है, तो उसने बोला यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है आप उसका रैखिक समाकलन का मतलब उसका चेंजेस जो है, जो चेंज हो रहा होता है उसमें, तो उसका क्या होता है, उसका जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, देखो पहले यहाँ पे समझ लो अच्छे से क्या बोला उसने, फिर मैं उसके हेड टू हेड समझाऊंगा आपको। उसने बोला किसी बंद परिपथ का तो मीन समझ रहे हो, बंद परिपथ उसे कहते हैं जब सर्किट पूरा होता है, टूटा नहीं होना चाहिए, तो किसी बंद परिपथ के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, चारों ओर आपको पता है कि आपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तभी तो उसमें धारा उत्पन्न होती है, तो उसने बोला है
क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, समाकलन आप उस बायो के स्टूडेंट आपको समझ नहीं आएगा, समाकलन बस ऐसे लगा देते हैं, ये आपको इतना तो आपको पता है, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि क्या रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली धारा का म्यू गुना होता है। तो उसने बोला इसका जो आप रेखीय समाकलन करेंगे, इसके चारों तरफ जो हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन जो करेंगे वो जो होता है ना, इसके धारा जो बह रही है इसमें उसके कितना गुना होता है, म्यू गुना होता है। जैसे इसमें दो धाराएं बहती है, एक कौन सी बहती है देखो इसमें, एक कौन सी अपनी, एक तो आईसी जो मेन धारा बह रही है इसमें, और एक कौन सी धारा, एक आपको पता है आईडी जो हमने हमारी कौन सी धारा थी, विस्थापन धारा। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, दो धाराएं हो जाएंगी, सीधी सी बात है, एक कौन सी होगी, आई डी, राइट। तो यहाँ पे टोटल धारा कितनी हो जाएगी, टोटल धारा कितनी हो जाएगी, आईसी प्लस आईडी। उसने यही बोला है कि ये आईसी और आईडी का जो कुल धारा होती है, कुल धारा ये होगी ना, ये जो होती है वो बोल रहा है कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है उसके रेखीय समाकलन के कितने गुना होती है, कितने गुना होती है, म्यू गुना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने अगर देखें कि क्या होता है, 10 जो होता है 5 का कितना होता है, 2 गुना होता है, तो जितने गुना होता है इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेखीय समाकलन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो ऐसे करके समाकलन का साइन लगाओ और यहाँ पे दोनों को क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो वी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ठीक है। अब क्या कर दो, गुना कर दो, बस लिख दो यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे डी वी इंटू डी एल इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस के आई डी, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो बस एक टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि इस चैप्टर में जो सबसे लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो इसकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछ लेता है। जैसे वो बोलेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं तथा इनकी क्या लिखिए, गुण लिखिए, लक्षण लिखिए, राइट। और आपको क्या करना है, तीसरी बात है उसमें समझाने वाली बात है नहीं, आवृत्ति और सब चीज मैंने आयाम बता दिया। एक टेबल दे रखा होगा आपके यहाँ पे, क्या दे रखा होगा, टेबल, उसमें दे रखा होगा किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है, उसे एक्यूरेट याद कर लेना। कभी पूछ लेता है इसी बात है किसकी आवृत्ति कितनी है, किसकी कितनी है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, ठीक है, वो पूछ लेता है। उस टेबल को पूरे अच्छे से कर लेना, टेबल को पूरे अच्छे से कर लिया और क्वालिटी को अच्छे से कर लिया तो सीधी बात है 90%, और ये 3 रूल कर लिए तो 90% चैप्टर ये इन्हीं से हो जाता है। बात क्लियर है ना, क्या करना है, उस टेबल को करना है, टेबल को करना है, तरंग दैर्ध्य के क्रम में और क्रम में दे रखा है। और आपको याद रखना कि जो तरंगे दे रखी है उसमें टेबल में ये भी दे रखा है कि इनके उपयोग क्या क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि 4 विद्युत तुम चुंबकीय तरंगों के नाम बताइए, हैं कि आवृत्ति और उनकी आवृत्ति का ग्राफ दीजिए, या इस तरह से ग्राफ तो नहीं, मतलब आवृत्ति का बढ़ता क्रम है घटता क्रम बताइए, ठीक है, ऐसे पूछता है वो। या उपयोग पूछ लिया उसने कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं तथा गामा किरणों के 2 उपयोग लिखिए, इस तरह से पूछता है। तो सीधी बात है, मैंने बोला कि इसके जो टेबल है उपयोग का और तरंग दैर्ध्य का उसे अच्छे से कर लेना, इसको क्वालिटी देख लेना और 2 रूल्स है उसे देख लेना। 95% पेपर इसका इस चैप्टर का यहीं से कवर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके गुण देखो, क्वालिटी सबसे पहले देखो इसकी चाल, ये क्या है, इसकी चाल क्या है, प्रकाश की चाल ही तो है इसकी चाल, और ये होती है किसके बराबर, ये होती है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। पहली क्वालिटी इसकी ये है, ठीक है ना। दूसरी क्वालिटी आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, दूसरी क्वालिटी जो मैंने बता रखी है उनकी बात कर रहे हो। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और तरंग संचलन की दिशा, मतलब तरंग के चलने की दिशा, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ई वी एंड सी क्या होते हैं, लंबवत, लंबवत होते हैं ना, ये पढ़ा चुका हूं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखाऊंगा बाद में, पहले समझ तो लो, यहाँ पे याद कैसे करोगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट। क्या है तीसरा पॉइंट है, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो अपनों को चलने के लिए माध्यम चाहिए, सहारा चाहिए, माध्यम का मतलब होता है जरिया, तो कि जरिया चाहिए, ऐसा थोड़ी आसमान में अपने चलना स्टार्ट कर देंगे, क्यों क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पे सड़क है ही नहीं। तो इन्हें चलने के लिए कोई भी जरिया नहीं चाहिए। ये वायु में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है, मीन्स किसी माध्यम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो अलग बात है कि माध्यम में चाल इनकी कुछ और होती है, वायु निर्वात में कुछ और हो सकती है, लेकिन चलती है और चल सकती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट, इनकी चाल किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीनों पॉइंट समझ आ गए, ठीक है ना। मेन पॉइंट तो इसके 3 ही है, सीधी बात है, मेन पॉइंट 3 ही है। अब क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आप, मैं लिखूंगा इन
और आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि आपके पेपर में लिखोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जहां जहां इन लिखूंगा आप पेपर में उनकी जगह क्या लिखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा इन तरंगों के, क्या, तरंगों के किसके लिए, संचरण के लिए। संचरण का मीन्स अगर आपको दिक्कत आती है संचरण, तो आपको लिख देना चलना, चलने, ठीक है ना। चलने के लिए तो सबको पता है, चलते हैं सब। तो क्या होता है संचरण, ये संचरण के लिए क्या नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है, होती है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको पता है क्या, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं ईवीसी लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा क्या, तरंग संचरण की दिशा। इसका मीन्स आप ऐसे लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबक क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। मैं तो ईवीसी में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा ई कॉमा वी व सी की दिशा, दिशा क्या होती है, दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, लंबवत होती है, होती है, क्लियर है ना, लंबवत हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकी चाल, इनकी चाल, आपको पता है शीशे दिखाते हैं, 1/रूट के अंदर म्यू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, के बराबर होती है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखो, ये थे मेन पॉइंट इसके, राइट। अब तो सिंपल सिंपल से पॉइंट आपको समझ आ ही जाएंगे। अब देखो कौन चला रहा है गाड़ी, यह किरणें क्या होती हैं, किरणें त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है। ये पॉइंट भी मैंने सबसे पहले बताया था ना कि आवेश क्या करोगे, चेंज करोगे, ये सब पूरी डिटेल बताई थी, त्वरित आवेश से होती है। पांचवा पॉइंट देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईबी में संबंध लिखूंगा मैं, ठीक है। आप तो क्या करना, आप तो लिखना वैद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र उसकी दिशा में संबंध, ऐसे लिखना। आप तो जहां ईबी बनाओ आपको तो क्या लिखना, वैद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा। तो मैं लिखूंगा ई वी व सी में क्या होता है, में सी इज इक्वल टू ई अपॉन वी का संबंध होता है, संबंध होता होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये लंबवत हो गए, इनका संबंध हो गया। अब इनका घनत्व लिख लो, ओनली क्या लिख लो, घनत्व लिख लो। क्या हम लिखेंगे, क्या वैद्युत ऊर्जा का औसत घनत्व किसमें, और आपको ध्यान रखना ये चालें किसमें, आपको पता है कहां पे गया ये चाल, किसमें आपको पता है ऑलरेडी, निर्वात में है, ये मैं बता चुका हूं। आप चाहें तो यहाँ पे निर्वात में लिख सकते हैं, कभी आप डाउट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे निर्वात में, अब देखो एक चीज है इनकी ऊर्जा घनत्व, आपको ये तो पता है ना, जहां पे ऊर्जा होती है उसका ऊर्जा घनत्व होता है, ये तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ऊर्जा घनत्व क्या बताना है, ऊर्जा घनत्व आवेश घनत्व सब आप निकाल चुके हैं। क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में क्या होगा, निर्वात में इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होगा, चुंबकीय औसत वैद्युत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, इसका वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है, क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र भी होगा चुंबक क्षेत्र, तो घनत्व दोनों के होंगे ना, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तथा क्या होगा औसत, औसत चुंबकीय चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व इसका जो होगा घनत्व होगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट
होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आपको जो मैंने बताया वो तो क्लियर पता है ना क्या करना है, वहां से कर लेना आप अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो मैं करा दूं, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन करना है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको आते हैं, सी बात है, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छा सिखा रखा है। क्या करो, वैल्यू नोट करो, फॉर्मूला पुट करो, 3 रूल, वो 4 स्टेप रूल जो है अपना, उसी को करके करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है ये। यहाँ पे देखो उसने एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसने पूछा है आपको क्या बताना है, ई नोट बताना, और आपको यू ई बताना है। यू ई का मतलब समझ लो, वैद्युत ऊर्जा घनत्व। यहाँ पे देखो, अब ये क्या होगा, इसका तरीका ये होता है कि आप क्या किया करो, आप किया करो कि इसको एक जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना इसका, वो आपको लिख लेना है। बी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन, और क्या होता है, ओमेगा टी माइनस के की एक्स, ऐसा होता है ना। फिर उससे मैच कर लिया करो। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो साइन के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है, तो आप क्या करना है, इस फॉर्मूले को इसकी तरह बना लिया करो बिल्कुल। तो हम क्या करें, अगर साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसकी तरह नहीं बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऐसे करके। जब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाला तो सेम ही रहेगा। क्यों, आगे वाला कैसे पता चला सेम है, क्योंकि इसके साइन के आगे भी कुछ है, तो इसके भी कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन ये हो गया। लेकिन इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे कुछ है, तो हमने अंदर भेज दिया ऐसे, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी, तो क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर 15 टी आ गया। और यहाँ पे देखो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 15, ऊपर क्या हो गया एक्स, और नीचे हो गया सी। कोई दिक्कत, फिर क्या होता है, सिंपल सा करने का तरीका, इसका देखने में हार्ड लगता है बस ये। फिर क्या करना है आपको, जो जिसकी जगह है वो वैल्यू उसकी है। देखो साइन के आगे यहाँ पे क्या, वी नॉट, और इसके साइन के आगे क्या है, ये, तो इसका मतलब वी नॉट की जगह तो है ये, तो ये वी नॉट की वैल्यू हुई। क्या वैल्यू होगी वी नॉट की, वी नॉट की वैल्यू जो वी नॉट की जगह है, ये तो आपको पता है ना, जो जिसकी जगह होता है वो उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, और की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, यहाँ पे नोट करना चाहो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगो तो आना चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या है, देखो यहाँ पे ये है, तो ये ओमेगा की वैल्यू हुई। बस इतना ध्यान रखना है, जो जिसकी जगह है वो उसकी वैल्यू है, राइट। 15 हो गया। अब देखो के की जगह क्या है, के की जगह आपको पता है, एक्स को छोड़कर जो भी है वो के की जगह है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 10 की पावर कितना, 15, और नीचे सी भी तो चल रहा है, ये हो गई। अब आपको जो निकालना है निकालो, ई निकालना है ना, आपको पता ई निकालना, और सी की वैल्यू आपको सबको पता होती है, वो क्यों देगा, वो तो पता है उसे, सबको पता होती है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो करते हैं सॉल्व, हमें क्या निकालना है, ई नोट, आपको क्या दिया है, वी नोट, और सी दिया है। कॉरिलेशन करना आता है ना आपसे, 4 स्टेप रूल वाले से कॉरिलेशन कर दो। तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये सब आते हैं, जो दिए हैं और जो निकालना है हमें। तो कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना। जो निकालना इस साइड कर लेते हैं, ये सब रूल आपको मैंने बता रखे। ये क्या करेगा, इस साइड चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, सी की मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, बी नॉट, और ई की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे आप, है अच्छी खासी समझदार हो। क्या होगा, ये होगा 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है बी नॉट की, बी नॉट की वैल्यू कहाँ पे गई, 2 इंटू 10 की पावर कितना है, -4, आपसे आती है, नंबर की नंबर से कर दो, कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो कितना हो गया, +4, बात खत्म। ठीक है, राइट। अब क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व, तो आप अच्छी खासी समझदार हो, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला लगा दोगे। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारा 1/2 ई, ये होता है, वो होता है ना एप्सिलॉन, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये तो होता है। अब आप समझदार हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ पे ई नोट है ना, यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या होगा, ई नोट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ई नोट यूज करोगे, यू नोट यूज करोगे। फॉर्मूले आपको क्या करने, फॉर्मूले आपको अच्छे से देखने, यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला या नया तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, जो आप करते आ रहे हो, शुरू से स्टार्ट से सिखाता आ रहे हो, वही तरीका है। बस ये नई क्वेश्चन आई थी इसलिए मैंने बता दिया, राइट। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोस की जगह साइन भी आ सकता है, ये माइंड में सेट रखना। कभी पेपर में जाके सोचा हमने कोस में करा था, कुछ भी आए, लुक उसका ऐसे ही कुछ मिलेगा। क्या चेंज नहीं होगा, टी चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ भी चेंज हो। अगर साइन की जगह कोस आ गया, तुम्हें कौन सी आफत आ गई,
कौन सी दिक्कत आ गई? कुछ नहीं ना, साइन की जगह कोस कर दोगे अपनी नॉर्मल वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया, तुम्हें कौन सी दिक्कत आ रही है भाई? तो इस वाले फॉर्मूले प्लस कर देना, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना। अब समझ आ गया, पूरा चैप्टर सिंपल है, इसी बात है। आपको ध्यान रखना करना क्या है इसमें, शायद आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक तो क्या, एक यहाँ पे 2 से 3 रूल्स है, उसे कर लेना। और क्या है, एक मैंने टेबल बताया जहां पे ये लिख रखा है किसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, किसकी आवृत्ति कितनी है, और क्या उनके उपयोग कौन सी किरण के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है ना, ये है। और क्या है, एक मैंने इनके लक्षण कराए हैं, और 1-2 टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप करना चाहो तो इसे भी कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है यहीं पे।